नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जमीन खरीदने का एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा जमीन खरीदी जाती है और उसका एग्रीमेंट भी करवाया जाता है, लेकिन उनके द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता है कि किस जमीन का एग्रीमेंट हो सकता है, कौन व्यक्ति एग्रीमेंट कर सकता है और कैसे एग्रीमेंट होता है। इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखा जाता है तो आगे जाकर जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को या संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को, चाहे वह प्लाट हो, दुकान हो या भवन हो, उसको खरीदने वाले व्यक्ति को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एग्रीमेंट कौन कर सकता है, एग्रीमेंट किस संपत्ति का हो सकता है और एग्रीमेंट कैसे होता है। इन सब बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे समझेंगे कि यह एक ज़मीन है, ठीक है, और इस जमीन का भूमि स्वामी जो है वह यह व्यक्ति है, ठीक है। यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को इस जमीन को या इस मकान को या इस प्लाट को विक्रय करना चाहता है, ठीक है। अब हमें यह देखना होगा कि क्या यह व्यक्ति जो है यह इस जमीन को या इस मकान को विक्रय करने हेतु सक्षम पक्षकार है अथवा नहीं, अर्थात एग्रीमेंट कौन कर सकता है, ठीक है। क्या यह एग्रीमेंट कर सकता है? तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि यह संपत्ति जो है इसके पास में कैसे आई, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे पहले यह देखना चाहिए कि जो विक्रय करना चाहता है, जो उसका अनुबंध करना चाहता है, वह व्यक्ति जो है उस संपत्ति को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। अर्थात अगर इस व्यक्ति को यह संपत्ति जो है यह इसे वारिस नाते, अर्थात इसके पिता से, इसकी माता से या इसके दादा से अगर प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है इस संपत्ति को बेच सकता है, ठीक है। या फिर इस व्यक्ति को ये संपत्ति जो है यह बंटवारे में प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी यह व्यक्ति जो है इस संपत्ति को बेच सकता है। या फिर इसने खरीदी है या इसको दान में प्राप्त हुई है या इसको वसीयत के रूप में प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी यह व्यक्ति जो है ये इस संपत्ति को बेच सकता है, ठीक है। अगर ये संपत्ति जो है ये गलती से इस व्यक्ति के नाम पर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में या इस व्यक्ति ने किसी भी फ्रॉड तरीके से अपने नाम पर करवा ली है इस संपत्ति को, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को इस संपत्ति का इस व्यक्ति के साथ में अनुबंध पत्र करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट कौन कर सकता है, ठीक है। देखिए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एग्रीमेंट किस संपत्ति का हो सकता है। तो देखिए, अगर यह संपत्ति जो है इस व्यक्ति को वारिस नाते प्राप्त हुई है या फिर इसने खरीदी है या फिर किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति को अगर यह प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति इसका एग्रीमेंट तो कर सकता है। लेकिन अगर इस संपत्ति को इस व्यक्ति ने कहीं पर बंधक रख रखा है, ठीक है, या फिर इस संपत्ति को किसी अन्य रूप से जैसे विक्रय, दान, गिरवी या किसी अन्य माध्यम से इसको पहले से अंतरित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में इस संपत्ति का एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन वह एग्रीमेंट जो है आगे जाकर शून्य करार दे दिया जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार की संपत्ति जो है अगर वो पहले से अंतरित कर रखी है, तो ऐसी संपत्ति का एग्रीमेंट नहीं करवाना चाहिए। अर्थात अगर ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को इस संपत्ति का एग्रीमेंट कर देता है, इस संपत्ति का एग्रीमेंट कर देता है, तो वह एग्रीमेंट जो है वह मान्य किए जाने योग्य नहीं रहता है। तो इस बात की भी क्रेता को, अर्थात अनुबंध ग्रहीता को सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, यह सावधानी यह व्यक्ति जो है ये कैसे रखेगा? तो इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अगर यह व्यक्ति जो है इस संपत्ति को खरीदना चाहता है, तो इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी एडवोकेट से, अर्थात विधिक सलाहकार से संपर्क करना चाहिए और इस संपत्ति के संबंध में उपपंजीयक कार्यालय में जांच करनी चाहिए कि यह संपत्ति जो है यह कहीं पर मॉर्गेज, अर्थात कहीं बंधक तो नहीं है या इसका कहीं अंतरण तो नहीं कर रखा है। और अगर ऐसी सर्च रिपोर्ट जो है विधिक सलाहकार अर्थात एडवोकेट के द्वारा बना दी जाती है कि हाँ, इस संपत्ति को खरीदने में किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है इस संपत्ति को खरीद सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर यह संपत्ति जो है यह पट्टे की है, तो ऐसी स्थिति में इस संपत्ति को बिना कलेक्टर की अनुमति के इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पट्टे की संपत्ति जो है उसको नहीं खरीदा जा सकता है। या अगर सेवा भूमि है, अर्थात जैसे कोटवार के रूप में प्राप्त हुई है या मंदिर के पुजारी के रूप में इस व्यक्ति को प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी इस संपत्ति को
इस व्यक्ति द्वारा इस व्यक्ति के पक्ष में अनुबंध पत्र करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार की संपत्ति ये व्यक्ति अगर खरीदता है तो इस व्यक्ति को भविष्य में जाकर परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एग्रीमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन सावधानियों को अगर आपने रखा है तो आपको क्या करना है कि यह व्यक्ति जो है ये अगर इस संपत्ति को खरीदना चाहता है तो इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि इसके सरकारी कागज निकालना चाहिए, अर्थात खसरा और विवरण निकालना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 गवाह को तैयार करना चाहिए जो कि मजबूत गवाह हो। कभी भी अगर किसी भी प्रकार का कानूनी कोई विवाद होता है इस संपत्ति के एग्रीमेंट को लेकर तो वे दोनों गवाह जो है वे इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़े। तो ऐसे 2 गवाहों को साथ में लेना है, इस संपत्ति के सरकारी कागज निकालना है। ठीक है, और उसके बाद में इस व्यक्ति और इस व्यक्ति को दोनों को साथ में उपपंजीयक कार्यालय जाना है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है और वहाँ पर इस जमीन के खरीदने के संबंध में जो अनुबंध पत्र इनके बीच में होना है उसका पंजीयन करवाना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, और इसके पहले जैसा कि मैंने पहले बताया विधिक सलाहकार से इस व्यक्ति को जरूर संपर्क करना चाहिए। ठीक है, विधिक सलाहकार या एडवोकेट से इसको जरूर संपर्क करना चाहिए। जब ये दोनों लोग जो है ये उपपंजीयक कार्यालय जाएंगे, ठीक है, तो उपपंजीयक कार्यालय में ये व्यक्ति जो है जाकर पूछ सकता है कि इस जमीन को खरीदने के लिए इन दोनों के बीच में अनुबंध पत्र निष्पादित होना है और उस अनुबंध पत्र में कितना खर्च आएगा ये जानकारी यह व्यक्ति जो है ये उपपंजीयक कार्यालय से अर्थात उपपंजीयक से सब रजिस्ट्रार से प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में इस जमीन के संबंध में एक एग्रीमेंट तैयार होगा, उसका प्रोफार्मा तैयार होगा, उस पर जो स्टाम्प शुल्क लगने वाला है वह स्टाम्प शुल्क लगेगा। उसके बाद में पंजीयन शुल्क लगेगा और दोनों गवाहों की गवाही जो है यहाँ पर उपपंजीयक कार्यालय में होगी। इस व्यक्ति से भी पूछा जाएगा क्या आपने इस जमीन का सौदा इस व्यक्ति के साथ में किया है, उपपंजीयक के द्वारा ऐसा पूछा जाएगा। अगर ये व्यक्ति जो है ये हाँ कर देता है तो ऐसी स्थिति में उपपंजीयक के द्वारा उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में या तो उसी दिन या कुछ दिनों के बाद में वह एग्रीमेंट जो है वह इस व्यक्ति को प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से अगर आप किसी ज़मीन को खरीदना चाहते हैं या किसी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं तो उसका एग्रीमेंट ऐसे करवाना चाहिए। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।